वेलकम बैक टू मेरे कॉलोनी क्लासेस। मैं मैसली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। बहुत दिनों बाद आ गया हूं आपके समक्ष फिर से कुछ वीडियोस लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन का सिलसिला फिर से जारी हो चुका है, लेकिन इस साल का लॉकडाउन आपका बर्बाद नहीं होगा। मेरा चैनल मेरे कॉलोनी क्लासेस आपके इस साल को बहुत अच्छे से यूज़ करने वाला है, आपको लूज़ नहीं होने देगा। सो आप इस चैनल मेरे कॉलोनी क्लासेस पे मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि आप इस चैनल पे प्रतिदिन एवरीडे रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और सिर्फ वही वीडियोस मिलेंगी आपको जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट से संबंधित हो। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बीएसईबी बोर्ड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप वीडियोस देखते रहो। आपको इस चैनल पे दो प्रकार की वीडियोस खासकर दी जाएंगी, एक ग्रामर की हो और दूसरी व्याकरण की हो। लेकिन पहले मैं ग्रामर को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मेरा पूरा फ़र्ज बनता है कि सबसे पहले मैं आपका ग्रामर ही शुरू करूँ। कुछ बातें और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखिए आप लोग अगर मेरे चैनल पे लगातार बने रहते हो या कंटिन्यू रहते हो तो लॉकडाउन क्या है या लॉकडाउन में पढ़ाई कितनी बर्बाद हो रही है, इस चीज़ का एहसास आपको मेरे कॉलोनी क्लासेस नहीं होने देगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिया करेगा। कोई भी वीडियोस कम से कम 20 मिनट से नीचे की नहीं होंगी, उसके ऊपर की होंगी। हो सकता है आधे घंटे की हो, 25 मिनट की हो, 35 या 40 मिनट की हो, और पूरी कोशिश की जाएगी, दिल से तहे दिल से कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सको और आपको ये रियलाइजेशन ना हो कि हमारी कोचिंग बंद है, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है ग्रामर सेक्शन 1, यानी ग्रामर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे कर कर के आपको चैप्टर्स दिए जाएंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा प्रीपोजिशन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन ज़रूर पूछा जाता है। आपके बेसिक लेवल यानी दूसरी तीसरी क्लासेस की किताबों से लेकर के हाईएस्ट लेवल की जो हमारी डिग्रियां हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, है ना, जो हमारे फैक्टर्स हैं, वहाँ तक प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करता हूँ आज का लेसन। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी, ये गारंटी देता है मिरेकल यूनिक क्लासेस। सो आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहें, रेगुलर बने रहें, और वीडियोस कैसी हैं आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी बताते रहना। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रीपोजिशन। चलो भाई, सबसे पहले प्रीपोजिशन को मैं लिख करके आपको बता दूं। प्रीपोजिशन, वैसे इसे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, लेकिन डेट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वो गलत उच्चारण है। इसके सिर्फ दो ही उच्चारण हैं। या तो आप कह सकते हो सॉरी फॉर डैट, आप कह सकते हो प्रीपोजिशन या आप कह सकते हो प्रेपोजिशन। मैं दोनों को लिख कर यहाँ बता देना चाहूँगा। चलो भाई, मैं इधर आपको बता देता हूँ। प्रेपोजिशन, अगर आप ऐसा कहते हो प्रेपोजिशन, तो ये आपका शायद अमेरिकन में हो जाता है। आई एम नॉट श्योर हियर, बट मुझे ऐसा लगता है प्रेपोजिशन। और अगर आप कहते हो प्रीपोजिशन, तो ये है आपका ब्रिटिश, बट आई एम नॉट श्योर डैट, बट मुझे 95% यकीन है, क्योंकि आप जानते हो कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रोनाउंसिएशन का अपना कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे, तो किसी का वैसे, तो किसी का वैसे, तो किसी का ऐसे, समझ नहीं आता है। और ये कारण हो जाते हैं, पता है क्या, ये कारण क्यों हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्यों कारण उत्पन्न हो जाते हैं? क्योंकि हमारी ये इंग्लिश जो है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये किसी एक देश से नहीं बनी हुई है। आप इसका इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, बहुत सारे देशों का कॉम्बिनेशन है ये ब्रिटिश इंग्लिश। खैर, वो बात की बात है, मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीपोजिशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके लो लेवल की क्लासेस से लेकर के आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन वाली क्लासेस तक ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्रीपोजिशन को जब आप अलग करोगे तो ये हो जाता है प्री और फिर पोजीशन। आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो कह रहे थे कि प्रीपोजिशन नहीं कहना है। हाँ, मैंने कहा था प्रीपोजिशन नहीं कहना है। अगर दोनों कंबाइन हो तब आपको प्रीपोजिशन नहीं कहना है, आपको प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन कहना है। लेकिन जब दोनों को आप खंडित करते हो ना, खंडन करते हो, जब आप इन दोनों को अलग करते हो ना, तब आप इसे प्री ही बोलोगे, क्योंकि PRE का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन प्री ही होता है।
तो प्रीपोजिशन, पहले इन दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये क्या चीज़ है। प्री मीन्स होता है पूर्व या पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थान। आप वो स्थान मत समझ लेना, वो स्थान, वो कहने का मतलब है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अमेरिका या कोई भी जगह का नाम जो आता है, उस स्थान की बात तो है ही, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ उसी स्थान की बात नहीं हो रही है, किसी सेंटर, किसी बिंदु वाली स्थान की बात हो रही है। जैसे कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, पेड़ के नीचे एक बिंदु है ना, एक प्लेस है ना, तो पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी वो प्लेस दिखा रहा है कि वो प्लेस कहाँ है भाई, तो पेड़ के नीचे है। हम लोग स्कूल के सामने खड़े थे, अरे भाई स्कूल के सामने कहाँ, तो स्कूल के सामने, यानी स्कूल वाले प्लेस के ठीक सामने। तो कहने का मतलब है कि प्री यानी पूर्व और पोजीशन यानी पहले। तो इसको आप डिफाइन कुछ ऐसे कर सकते हो कि वो शब्द जो किसी भी स्थान के पहले आता है, यानी किसी भी स्थान के पहले आकर के उसे मॉडिफाई करता है कि वो बंदा कहाँ पे है, यानी कहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आपको वो प्लेस दिखाएगा। लेकिन प्रेपोजिशन सिर्फ प्लेस को नहीं दिखाता, प्रेपोजिशन सिर्फ स्थान को नहीं दिखाता, प्रेपोजिशन सिर्फ सेंटर को नहीं दिखाता, बल्कि प्रेपोजिशन कुछ और भी दिखाता है। जैसा कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक ऐसे ही आपने परिभाषा पढ़ी होगी, आपने सुनी भी होगी और शायद आपने पढ़ाया भी होगा किसी ना किसी को। मैंने भी ऐसे ही पढ़ाया है, लेकिन ये परिभाषा कहीं ना कहीं पूरी तरह से करेक्ट प्रूव नहीं होती है ना। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल है जो कि मैं बार बार दिया करता हूँ, द बुक इज ऑन द टेबल। बहुत ही सिंपल ये एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब कहाँ है भाई, टेबल पे है। टेबल कहीं ना कहीं किसी प्लेस को दिखाया है ना, किसी सेंटर को दिखा रहा है कि ये जो बुक है ना, ये जो नाउन है वो है कहाँ, तो है ये कहाँ, टेबल पे है। ये ऑन, यानी इस नाउन देखा जाए तो ये भी है और नाउन देखा जाए तो ये भी है। ये प्लेसियल नाउन मान सकते हो आप इसको। वैसे तो ये नाउन ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि टेबल पर है तो कहीं ना कहीं टेबल किसी प्लेस पे तो है, कोई स्थान या जगह पे ही तो रखी हुई है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। परिभाषा को फिर से एक बार ध्यान देना कि वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर या तो किसी नाउन के पहले आएंगे या प्रोनाउन के पहले आएंगे और दोनों का संबंध एक दूसरे से दिखाएंगे। क्या किताब का संबंध टेबल से दिखाया जा रहा है कि किताब है कहाँ, तो टेबल पर है, और दिखाने के लिए कौन आया, ये ऑन आया है। ऑन आकर के ये बता रहा है कि भाई है ना, बुक और टेबल का क्या संबंध है। क्लियर हुआ। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। ऊपर तो मैंने दोनों नाउन के एग्जाम्पल लिए थे क्योंकि परिभाषा कहती है कि नाउन या प्रोनाउन। तो चलो नाउन को हमने डिफाइन कर लिया है, अब हम कर लेते हैं प्रोनाउन को डिफाइन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये हमारे एक्चुअल प्रोनाउन होते हैं। वैसे प्रोनाउन की संख्या और भी होती हैं, वो बात अलग है, वहाँ पर जाऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। फिर इतना याद रखो कि जो पर्सनल हमारे प्रोनाउन हैं वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैं, जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट को छोड़कर जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो हमारे एक्चुअल प्रोनाउन हुए। फिर परिभाषा फिर से आपको याद दिला दूं, वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, तो नाउन के पहले आकर, तो देखो ना नाउन से पहले ऑन आया था ना, अब मैं प्रोनाउन के पहले लगाकर देख रहा हूं। तो यहाँ प्रोनाउन यू है और यू के पहले विद आया है। विद क्या है, एक प्रेपोजिशन है, जैसे कि ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन था, और फिर से आई क्या है, हमारा प्रोनाउन ही है। तो दो प्रोनाउन आ चुके हैं, आई भी प्रोनाउन, यू भी प्रोनाउन। अब संबंध क्या दिखा रहा है भाई, चलो संबंध को समझते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, है ना। मैं का संबंध यू से बताया जा रहा है, मैं का संबंध यू से बताया जा रहा है, और इस संबंध को जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वो विद कर रहा है, जो कि विद एक प्रेपोजिशन है। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंत में वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे से पूछते रहना, ठीक है। और आप लोगों को जो भी एडवाइस देना चाहते हो, जो भी सजेशन देना चाहते हो कि सर आप लिखवा देते, थोड़ा सा धीरे बोलते या थोड़ा और बेहतर समझाते, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो सब आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताते रहिएगा, ताकि मैं आपको अपनी वीडियो में सुधार करता रहूं, इम्प्रूवमेंट करता रहूं। आपको भी देखने में शायद अच्छा लगेगा अगर ये सब चीज़ें मैं करता रहूँगा। तो
तो दो एग्जाम्पल में हमने ये सिद्ध किया कि भाई प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी या तो नाउन के पहले आकर दो नाउन का संबंध बता सकता है, या एक नाउन एक प्रोनाउन का संबंध बता सकता है, या दोनों प्रोनाउन का संबंध एक दूसरे से बता सकता है। जैसे कि ऊपर हमने दो नाउन का संबंध है ना देखा था, नीचे दो प्रोनाउन का संबंध देखा था। हो सकता है कि यहाँ पे नाउन तो यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन तो यहाँ पे नाउन, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन को पहले मैंने क्लियर किया है कि प्रेपोजिशन क्या है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये परिभाषा जो है वो क्या, वो कहने का मतलब है 90% ही फॉलो हो पाती है या 90% ही कारगर होती है। वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करके देखे थे तो हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था कि प्री मीन्स पूर्व और पोजीशन मीन्स स्थान, यानी वो शब्द जो किसी भी स्थान के पहले आए। तो कई बार ऐसा होगा ना कि आपको वो दो नाउन या दो प्रोनाउन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ प्रेपोजिशन आया रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के तहत तो देखेंगे ही। फिलहाल चलो भाई मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई स्टेड देयर, आई स्टेड देयर को हटा लो, मान लो आई स्टेड एट हिज होम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंध नहीं दिखाया है, आप ठीक से एक बार पढ़ना, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, आई स्टेड एट हिज होम, मैं उसके घर पे ठहरा, या मैं उसके घर पे ठहरा था, मैं उसके घर पे रुका था। तो अब बताओ कि आई अपना संबंध होम से नहीं दिखा रहा है, बल्कि आई ये बताना चाहता है, अपना आई प्लेस दिखाना चाहता है कि मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे ठहरा था। तो भाई किसी के घर पे ठहरा था, उसके घर पे, हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, यानी किसी के घर पे ठहरने की बात कर रहा है। तो ये घर क्या हो सकता है, एक प्लेस ही तो है, ये कहीं ना कहीं प्लेस पे ही तो घर बना है उसका, कहीं ना कहीं स्थान, कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई जगह पे ही तो उसका घर सिचुएटेड होगा। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन एट आकर के सिर्फ और सिर्फ स्थान को दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि मैं किसी सेंटर, किसी स्थान, किसी प्लेस के पहले आया हूँ। तो इस प्रकार से आपको दो परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी, वो नहीं कि वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है। संबंध को आप भूल जाओ कुछ देर के लिए, क्योंकि 10% की सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां संबंध नहीं दिखाया जाता, बस सेंटर बताया जाता है, वो प्लेस वाली बिंदु बताई जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ था, हो रहा था, है, हो रहा है, जो कुछ भी। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे अंदर के फॉल्ट को आप बताओगे तो शायद मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा कि मुझे और किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए। मैं अपने हिसाब से तो लगभग ठीक ठाक ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि आप भी उब जाओगे ना, आप भी पकने लगोगे। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा दूं, या फिर अभी जगह तो थोड़ी बहुत है, चलो थोड़ी सी है जगह भी। तो प्रेपोजिशन में हम क्या करें, प्रेपोजिशन में कुछ चीज़ें ऐसे हम जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो एकदम निम्न स्तर पे है। और कोई भी चीज़ मैं शुरू करता हूँ, कोई भी चैप्टर में शुरू करता हूँ, तो मेरी एक कोशिश ज़रूर रहती है कि भाई मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ाऊँ, क्योंकि हमारे बिहार के बच्चे, हमारे गांव समाज के बच्चे इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं होते हैं कि आप उनको डायरेक्ट एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पढ़ाना शुरू कर दोगे। सो मैं आपको निम्न स्तर से यानी लो लेवल से आपको मैं लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ कंपैरिजनल वर्ड को पढ़ लेते हैं। कंपैरिजनल वर्ड कहने का मतलब है, जैसे कि आप जानते हो कि एट मीन्स भी पर, ऑन मीन्स भी पर, उपॉन मीन्स भी पर, एबोव मीन्स भी के ऊपर, ओवर मीन्स भी के ऊपर, इन मीन्स भी में, इनटू मीन्स भी में, ऑन मीन्स भी में। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो बड़े ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें, और हमें समझ नहीं आता है कि भाई किन का यूज कहाँ पे किस तरह से किया जाए। सो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये प्रेपोजिशन की पहली क्लास से पहला पार्ट है और इस पार्ट में आप छोटे छोटे शब्दों को सीखोगे, यानी छोटे छोटे शब्दों के यूजेज को सीखोगे। तो सबसे पहला कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूँ इन एंड इनटू में। इन एंड इनटू, ये इन एंड इनटू क्या है? अगर हिंदी में मैं इधर आपको लिख दूं पहले फिलहाल में, इन दोनों का यूज़ आप में के अर्थ में करते हो।
वैसे तो मे के अर्थ में बहुत सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर भी आता है, ऑन भी आता है, एट भी आता है ना। कई सारे शब्द आते हैं जो कि मैं आपको एक एक कर करके सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप समझते जाना। और हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नोट डाउन भी कर लेना चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और कल से जो क्लासेस आने वाली है मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लासेस आपकी रिटन क्लासेस हो और आप लोग पेन कॉपी यानी नोटबुक वगैरह लेकर ही बैठिएगा। तो इन एंड इनटू की बात कर लेते हैं। तो इन और इनटू दोनों का मतलब में होता है, लेकिन ऐसा क्या है कि दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। तो ऐसा क्या है उस चीज़ को हम देखते हैं। पहली चीज़ कि इन का यूज बताया गया है कि इन का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे स्थिरता दिखती है, जहाँ पे कोई चीज़ स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, कंस्टेंट रहती है, कोई मोशन नहीं होती, वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक इसके ऑपोजिट अगर इनटू की बात करें तो ये स्थिरता को नहीं दिखाता, ये मोशन को नहीं दिखाता, ये स्टेबल होने को नहीं दिखाता, ये गति को दिखाता है। शायद मैंने गलती से बोल दिया था, ये मोशन को दिखाता है। मैंने मोशन बाय मिस्टेक उसमें गलत से बोल दिया था। चलो भाई फिर से एक बार, सो सॉरी फॉर डैट, फिर से एक बार बताता हूँ। इन कभी भी किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़, किसी भी नाउन की स्थिरता को दिखाएगा, जबकि इनटू मोशन को दिखाता है कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो मोशन में है, वो गति में है। और जब भी गति के साथ कोई एक्शन होती है ना, कोई एक्टिविटी होती है, तो आपको इनटू लगाना होता है। नियम तो बता दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। क्यों? जब तक एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे तब तक आप नहीं समझोगे। चलो 2 एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, he is reading in the room. he is reading in the room. हिंदी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? और एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, फिर से तो नहीं लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वो बच्चे जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती है, जो लिखी हुई ट्रांसलेशन की हिंदी नहीं कर पाते हैं, उनको प्रीपोजिशन में बहुत दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या पता है क्या हो जाता है? सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, लिखी हुई लाइनों की हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, टूटी फूटी भी, उनके लिए प्रीपोजिशन नहीं है भाई मेरे। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत निकाल लेते हो उनके लिए प्रीपोजिशन है। मैं जो चीज़ भी पढ़ाऊंगा आपको क्लियर पढ़ाऊंगा, जो भी होगा क्लियर कहूंगा, सच कहूंगा, क्योंकि सच वैसे भी आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहो, आप मेरी वीडियोज़ देखो, आपको इतना % सफलता की गारंटी देता हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग एक जैसे नहीं हो। जिसका लेवल जैसा होगा वो उतना ही समझेगा और वो उतने ही अच्छे मार्क्स ला पाएगा। घोल कर पिलाने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब तक आप हिंदी नहीं निकालोगे ना सेंटेंसेस की, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप वीक हो, आपको उतना समझ नहीं आ रहा है, तो आप धैर्य बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। लेकिन एक बार में नहीं आ सकता है। सो इसकी आप हिंदी निकालते हो, ही इज़ रीडिंग इन द रूम, तो क्या हिंदी आती है कि वह कमरे में पढ़ रहा है। अब बताओ कि वो कमरे में पढ़ रहा है तो नाच कर पढ़ रहा होगा, दौड़ कर पढ़ रहा होगा, है ना? नहीं ना। कहने का मतलब है वो 80 की रफ्तार में, है ना, चलाते हुए, साइकिल या बाइक चलाते हुए रूम में पढ़ रहा होगा। उसमें गति होगी क्या? नहीं होगी। सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि भाई गति वाली बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात स्थिरता की है। तो इसलिए यहाँ पे इन आया है। चलो भाई मैं इनको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ और मैंने लिखा ही इज़ रीडिंग डॉट रूम, और इधर आपको मैं ऑप्शनाइज कर दूँ, जैसे कि इधर कर दूँ मैं आपको इन और एक दे दूँ इनटू। वैसे तो 4 ऑप्शन आते हैं लेकिन मैं आपको 2 ही दे रहा हूँ फिलहाल समझाने के लिए। तो अगर मैं ये 2 ऑप्शन आपको दे दूँ तो आप क्या चुनोगे इसमें? पहले आप हिंदी निकालोगे, यानी इस सेंटेंस को हिंदी करोगे। हिंदी करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ तो स्थिरता की बात है, यहाँ तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ मोशन की बात नहीं हो रही है, तो आप इन लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, इन ही लगाओगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है he fell द रिवर। रिवर से बेहतर होता वेल कर देता, तो चलो वेल कर देता हूँ। he fell द रिवर, और फिर से मैं आपको इन और इनटू दूँ तो सबसे पहले आप हिंदी निकालोगे। he fell, वह गिर गया या गिरा, द वेल, कुएं में, मतलब इन को मैंने हटा दिया है अभी, इन या इनटू को।
वह कुएं में गिर गया, तो आपके मन में हिंदी क्या आई? में। और आप जानते हो कि मे की इंग्लिश इन होती है। 90% बच्चे यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि मे की इंग्लिश इन होती है, पर की इंग्लिश ऑन होती है, से की इंग्लिश फ्रॉम होती है। ऐसे कर कर के बच्चों ने रट्टा मार रखा है। नहीं, सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हिंदी की कई सारी अंग्रेजियां हैं, कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनके यूजेज को समझना होता है, जिनके सिचुएशन को समझ करके उन शब्दों का सिलेक्शन यानी चयन करना होता है। तो बिना सोचे समझे आप कैसे किसी भी शब्द को लगा दोगे? सो आपने सेंटेंस पढ़ा, ही फेल डॉट द वेल, आपके मन में एक हिंदी आई कि वह कुएं में गिर गया, में आया और आप झट से इन मार्क कर दोगे, गलत होगा। इन नहीं, बल्कि आप देखोगे कि जब कोई कुएं में गिरेगा तो गिरने में गति होगी ना, बिना गति के वो कैसे गिरेगा भाई? अब वो कहने का मतलब है अंतरिक्ष तो नहीं है कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, है ना, एकदम वैसे ही तैरता रहेगा ऐसे ऐसे एकदम वहीं पे उसी सतह पे, ऐसा नहीं है ना। वो कुएं में गिरेगा तो जहाँ से गिरेगा, जिस सेंटर से गिरेगा वहाँ से गति होगी और जा करके धब से एक बार नीचे छप से पानी में गिरेगा, वो गति होगी उसके गिरने में। तो आप यहाँ पे इनटू लगाओगे। इन और इनटू के मैंने 2 सेंटेंस दिए और इन 2 शब्दों के बीच में मैंने आपको ये चीज़ बताया है। अब ऐसा नहीं है कि इनटू के और भी यूज़ है। इनटू सिर्फ गति को नहीं दिखाता है, इनटू स्थान परिवर्तन को भी दिखाता है। इनटू कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में बदल जाती है उसको भी दिखाता है। तो प्रीपोजिशन का एक एक पॉइंट हम लोग रूल बाय रूल करते जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बेसिक लेवल से छोटे छोटे शब्दों का यूज सीख रहे हैं जो कि बच्चे सीखा करते हैं, है ना। तो आपने सबसे पहले इन और इनटू के बारे में जाना कि भाई इन स्थिरता को दिखाता है और इनटू गति को दिखाता है। 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। थोड़ा सा इसे मैं साफ़ कर लेना चाहूँगा। तो ये प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैं वो मार्कर ले लूँगा, इसमें थोड़ा सा झंझट होता है ना। मुझे ध्यान नहीं था, मैं अचानक से वीडियो बनाने चला आया, पर कल से मेरे पास वही मार्कर होगा जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा सा इसे मैं साफ़ कर लूँ। वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, शायद मुझे भी नहीं लग रहा है, पर क्या करें, मजबूरी में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ अच्छा लगता है ना। बस 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, उसके बाद दूसरे यूज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उतना अच्छा से नहीं मिटा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। आज की वीडियो में उतना कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कल से एकदम नॉन स्टॉप हम लोग चलेंगे, फटाफट चलेंगे। आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सब लोगों को आप इन्फॉर्म कर दो कि भाई मिरेकल यूनिक क्लासेस पे चैप्टर वाइज वीडियोस आ रही हैं, हमें देखना है। और इस बार के लॉकडाउन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, डिटर्मिनेशन कर लो अपने अंदर। तो चलो भाई, ये तो मैंने वाइप कर दिया। इन और इनटू को मैंने तो समझा दिया है। अब आते हैं अंडर और बिलो को लेकर के। दोनों का सेम अर्थ होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा अंडर और फिर मैंने लिखा बिलो, BELOW, दोनों का मतलब अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा के नीचे। दोनों का मतलब होता है के नीचे। फिर से वही बवाल, फिर से वही कॉम्प्लिकेशन कि दोनों का जब एक ही अर्थ है तो यूज़ क्या है। यूज़ ही तो बताने के लिए आया हूँ आपके पास, यूज़ ही तो बताने के लिए आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ। तो जिस तरह से हमने इन और इनटू के यूजेज देखे थे, आज हम देखने जा रहे हैं ऑन, मेरा मतलब है अंडर और बिलो के। बहुत ही सिंपल यूज है और ये सब यूजेज आप लोग ध्यान में रखना, आप लोग अच्छे से इन सबको याद करके रखना, क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। सो देखते हैं। अंडर और बिलो में बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। चलो, पहला एग्जाम्पल मैंने देखा कि द कैट, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं अक्सर दिया करता हूँ। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर के पास तो यहाँ मुझे डॉट 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 करना चाहिए था, डोंट वरी। और फिर एग्जाम्पल दूंगा कि माई पर्स इज़ डॉट 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 द पिल्लो। पिल्लो समझते हो ना, पिल्लो कहने का मतलब है वही तकिया। चलो, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। शायद इधर आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, पर डोंट वरी, दिखे या ना दिखे, थोड़ी सी आप लोग दिक्कत उठा लो, मैं पढ़ कर बता देता हूँ। इधर 2 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, अंडर भी है और फिर बिलो भी है। और मान लो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, अंडर नहीं है,
और आप लोगों के पास दो आप लोगों के पास सेंटेंसेज हैं और दोनों में दो चीज़ें भरनी है। किस में अंडर भरोगे, किस में बिलो भरोगे। वो पहला वाला तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था, तो फिर उसमें पर कोई बात नहीं, अभी ना आपने देख लिया लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होगा। सो आप एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो पहले, ठीक है। द कैट इज डॉट डॉट द टेबल, माई पर्स इज डॉट डॉट द पिल्लो। पहले की हिंदी क्या आ रही है, अगर अंडर और बिलो हमसे दिख गए हैं, हमारी इन आँखों से अगर दिख गए हैं कि अंडर या बिलो ही हमारे ऑप्शन में है, तो आप तो समझ गए हो कि भाई के नीचे आएगा। तो आप हिंदी निकालोगे कि बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, मेरा पर्स जो है वो तकिए के नीचे है। के नीचे की हिंदी तो आपने निकाल ली, लेकिन कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले में मैं कहूँगा कि भाई अंडर लगा लो, और सेकंड वाले में मैं कहूँगा बिलो लगा लो। बिना लॉजिक बताए तो आप लॉजिक तो पूछोगे ही, आप रीज़न तो ज़रूर पूछोगे कि सर व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक। चलो रीज़न को देख लेते हैं। जब भी दो नाउन या दो चीज़ें, दो नाउन वो सजीव हो या निर्जीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी नाउन हो, दो हो और दोनों की बात हो रही हो और दोनों को एक दूसरे के नीचे दिखाया जा रहा हो, जैसे कि बिल्ली को टेबल के नीचे दिखाया जा रहा है कि बिल्ली कहाँ है भाई, तो टेबल के नीचे है। अब बताओ कि टेबल और बिल्ली में स्पर्श होगा क्या? टेबल तो बड़ा रहता है, बिल्ली तो इतनी सी होती है, छोटी सी होती है, तो दोनों एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाएंगे। और जब दोनों का एक दूसरे से स्पर्श ना हो और कोई चीज़ नीचे हो के नीचे, तो वो हमारा अंडर होता है, इसलिए मैंने अंडर लगाया है। चलो मौखिक रूप से एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ए रैट इज़ अंडर द बेंच, एक चूहा बेंच के नीचे, तो बेंच तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चूहा तो इतना सा होता है ना, तो वो स्पर्श कैसे करेगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा ना, तो दोनों के बीच में स्पर्श का भाव नहीं होगा, क्या आएगा? अंडर। चलो एक एग्जांपल और, आई एम सीटिंग डॉट डॉट द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, पेड़ तो मेरे से काफ़ी ऊपर होगा और मैं तो इतना सा 5 फीट का, 5.5 फीट का, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 6, 6.5, 7 फीट हो सकते हैं, लेकिन ये पेड़ तो इतने छोटे नहीं होते हैं, और छोटे होंगे भी तो भी स्पर्श तो हम नहीं करेंगे फिलहाल। अगर स्पर्श कर पा रहे हो तो उसकी बात अलग है, बिलो आ जाएगा, लेकिन स्पर्श नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, खासकर पेड़ के नीचे। अरे उस पेड़ के नीचे आप बैठोगे छाया के लिए, वैसे पेड़ के नीचे तो क्या वो पेड़ छोटे होंगे? इतने से छोटे पेड़ के नीचे आपको छाया कहाँ से मिलेगा? बड़े है ना छायादार पेड़ के नीचे तो आपको छाया मिलेगा। 100 बात की बात है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो यहाँ पे आई एम सीटिंग अंडर द ट्री होगा या आई एम सीटिंग बिलो द ट्री होगा? अंडर द ट्री, क्योंकि पेड़ और हमसे स्पर्श का भाव नहीं है, टचिंग का भाव नहीं है। तो हमने पहले एग्जाम्पल को देखा कि जब दो नाउन एक दूसरे से स्पर्श करे, के नीचे की हिंदी आ रही हो लेकिन एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा अंडर है। और अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, इधर नहीं कर रहे थे और इधर करना पड़ेगा, इधर कर रहे होंगे स्पर्श, तो हमारा बिलो होगा। अब देखो कि माई पर्स इज़ बिलो द पिल्लो, मेरा जो पर्स है वो तकिए के नीचे है, तो तकिए के नीचे पर्स को आप रखोगे तो आप बताओ कि तकिया पर्स के ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा क्या? उड़ता हुआ नज़र आएगा क्या? नहीं ना, वो तो उससे सटा हुआ ही होगा, उससे स्पर्श वाली अवस्था में ही तो होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप बिलो का इस्तेमाल करोगे। चलो बिलो का एक दो एग्जाम्पल मतलब मौखिक रूप से मैं आपको बता दूं, यानी मुंह से बता दूं मैं आपको। तो एक और एग्जाम्पल जैसे दे दिया जाए कि माई 2000 रुपी नोट इज़ डॉट डॉट द बेड सिट। फिर से एक बार, माई 2000 रुपीज़ नोट डॉट डॉट द बेडशीट। बेडशीट मीन्स होता है चादर। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो 2000 का नोट है, मेरा जो 2000 का नोट है वो चादर के नीचे है। अब चादर के नीचे 2000 का नोट होगा तो फिर से वही सिचुएशन है ना, चादर तो टच करेगा उस नोट से। ऐसा थोड़ा है कि चादर ऊपर तैरने लगेगा, उड़ने लगेगा हवा में। वो भूत वाली फिल्में आपने लोगों ने देखी होगी, उसमें तकिया है ना, ये चादर, ये खटिया सब उड़ने लगता है हवा में। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ काल्पनिक चीज़ें हैं। सो स्पर्श करने का भाव है, और जब भी स्पर्श करने का भाव होता है हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं, अंडर का नहीं करते। अब मैंने शायद काफ़ी ज़्यादा आपको समझा दिया होगा। इस पॉइंट को मैं चाहूँ तो 2 मिनट में भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो, आपका हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं तो
10 मिनट में भी जितनी चीज़ें मैंने आपको 15-20 मिनट में बताई होगी, लगभग 15 मिनट हो गए होंगे वीडियोज़ को, तो वो सब चीज़ें 8 से 10 मिनट में भी हो सकती थी। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है भाई मेरे, हम लोग को स्लोली ही पढ़ना है, एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है। तो दूसरा यूज हमने सीख लिया, अंडर और बिलो का यूज़। चलो अब आपको मैं दूसरा यूज बताता हूँ, और दूसरा यूज़ क्या है वो आप ज़रा सीखने की कोशिश करोगे। दूसरा यूज़ है ऑन एंड उपॉन। बहुत ही बेहतरीन यूज़ है, ऑन एंड उपॉन। वैसे दोनों का मतलब होता है क्या, पर या के ऊपर, ऐसा भी आप अर्थ दे सकते हो, पर या के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर ये पर का सेंस देखा। ऑन मीन्स भी पर, उपॉन मीन्स भी पर। आपने ऑन का यूज बहुत बार सीखा होगा, आपने ऑन का यूज बहुत बार किया होगा, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में आपने किए होंगे, आपने स्पीकिंग में भी किया होगा। और एक बार फिर से बता दूं कि ये प्रीपोजिशन हमारे सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध इंग्लिश बोलने के लिए, करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए हमें प्रीपोजिशन की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खैर, ऑन और उपॉन की बात करते हैं। दोनों का मतलब मैंने पर बताया, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि ऑन का यूज भी और उपॉन का यूज भी, दोनों का यूज स्पर्श के लिए होता है। जब किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, जब किसी प्राणी के ऊपर दूसरी प्राणी, जब किसी इंसान के ऊपर दूसरा इंसान का स्पर्श का भाव हो, तो वो ऑन है। ठीक है, तो बस यही यूज़ है। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि स्पर्श का भाव होगा, लेकिन एक स्थिरता का भाव और एक गति का भाव ज़रूर होगा। यानी एक चीज़ पहले से ही रखी हुई है, वहीं पे आराम से वो स्थिर है, और एक चीज़ रखी हुई नहीं है, बल्कि कहीं से उड़ करके उस पर पड़ जाए, कहीं से उछाल करके उस पर पड़ जाए, या कहीं से जंपिंग करके उस पर जा गिरे, तो वो चीज़ उपॉन की हो जाती है। दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो पहला एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर बोला माई सेल फोन वॉज डॉट द डेस्क। माई सेल फोन वॉज डॉट द डेस्क, यानी मैंने कहा कि मेरा जो मोबाइल था वो कहाँ था, डेस्क पर था। तो अब बताओ, डेस्क पर था तो डेस्क पर किसी ने उसको रख दिया होगा, और जब रखा होगा उसके बाद से वो आराम से स्थिर है, स्टेबल है, कंस्टेंट है, उसमें कोई मोशन वोशन थोड़ा हो गई। ऐसा थोड़ा ही कि मोबाइल उड़ने लगेगा, नहीं ना, वो आराम से जहाँ पे है वहीं पे है। तो हमारी ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऑन की हो जाएगी, क्योंकि पर का सेंस है लेकिन स्थिरता है, ऑन। लेकिन गति होती तो क्या करते हैं, उपॉन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ। द टाइगर जंप्ड डॉट ए गोट। अगर आप हिंदी निकालोगे तो आपको हिंदी आएगी कि कोई बाघ जो है, यानी वो बाघ जो है वो किसी बकरी पे मतलब छरपा, किसी बकरी पे छलांग लगाया उसने, किसी बकरी पे कूदा वो। तो कोई भी शेर, कोई भी बाघ या कोई भी हार्बिवरस एनिमल जब किसी शाकाहारी जानवरों पे अटैक करेगा, वो उस पे छलांग लगाएगा, उसको पकड़ने के लिए वो जंप करेगा, तो जहाँ पे वो है वहाँ से गति होगी और अचानक उसके जाकर बॉडी पे जा गिरेगा। उसके हो सकता है गर्दन को फोड़ दे या जो कुछ भी फोड़ दे। उससे मतलब क्या है, फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर टाइगर बकरी पे छलांग लगाता है तो टाइगर में गति होगी, लेकिन ये जो मोबाइल रखा हुआ था डेस्क पर, इसमें कोई गति वति नहीं थी, मोशन नहीं थी ना। लेकिन यहाँ तो टाइगर ने मोशन किया है। हिंदी क्या निकल रही है कि कोई बाघ किसी बकरी पे छलांग लगाया, पर छलांग लगाया। मेरा मोबाइल डेस्क पर था, यानी दोनों में पर है ना। तो जब दोनों में पर है तो एक जगह ऑन और एक जगह उपॉन। क्यों? ऑन स्थिरता को दिखा रहा था, जबकि उपॉन में गति हुई। गति के साथ टाइगर जो है वो गोट पे यानी किसी बकरी पे हमला किया था। तो ये फ़र्क होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे 3 जोड़े वर्ड्स को देखे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने का मतलब है आप लोग पसंद नहीं करोगे, आप लोग भी उब जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कमेंट के ज़रिए ये बताते हो कि नहीं सर आप 1 घंटे की भी वीडियो बना सकते हो, आप 40 मिनट की भी बना सकते हो, आप 45 वाली भी बना सकते हो, तो मैं कल से आप लोग जितनी देर की वीडियो कहोगे बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं रिपीट कर दूं, आज आपने क्या क्या सीखा। हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत करी, प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया
इसके हिस्ट्री को बताया कि प्री और पोजीशन क्या है, इसके सही प्रोनाउंसिएशन को बताया, इसके सही उच्चारण को बताया। उसके बाद डिफाइन किया, दो तरीक़ों से परिभाषित किया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था भाई कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है, फिर ऑन और उपॉन में क्या फ़र्क है, फिर अंडर और बिलो में क्या फ़र्क है। ऐसे और भी कई सारे शब्द हैं जो कि मैं कल वाले वीडियोज़ में आपको बताना चाहूँगा। और फिर से एक बार आपको बता दूँ, इस बार का लॉकडाउन मिरेकल यूनिक क्लासेस बर्बाद नहीं होने देगा, आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ दिया करेगा। फिलहाल अभी मैं लगातार आपको ग्रामर की वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद व्याकरण की वीडियो भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ मैं ये बताना भूल रहा था कि आपको लिटरेचर की वीडियो, इंग्लिश वाली लिटरेचर की वीडियो और हिंदी वाली जो साहित्य है आपकी बुक, उसकी भी वीडियो मेरे द्वारा नहीं, मेरे एक स्टूडेंट अविनाश के द्वारा आपको मिलेगी। 2 वो चीज़ कर लेगा और 2 मैं कर लूँगा। चाहूँ तो मैं भी सब कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है और एक ही बंदा क्या क्या करेगा। सो हिंदी एंड इंग्लिश की बुक वो देख लेगा और मैं व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को देख लूँगा। और इस प्रकार से पूरे के पूरे ये लॉकडाउन का सही समय करेंगे हम। मेरा मतलब है कि हम लोग इसका सही यूज़ करेंगे, सही उपयोग करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे। पिछले साल की तरह इसे 1 मिनट भी बेकार नहीं जाने देना है। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उन सब को बता दो कि घर बैठे लॉकडाउन में चलो बेहतर से बेहतर तैयारी करें ऑनलाइन के माध्यम से, यानी वीडियोज़ के माध्यम से। और ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा है मिरेकल यूनिक क्लासेस।